हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको क्लियर बोर्ड दिख रहा है? हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके ओके अजय, मुझे आज वैसे सेटिंग से सही से मॉर्निंग हो सर। सकता है आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल जब हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक चार्ट जो बनाया था, उस चार्ट में कल जो हमारी क्लास थी वो क्लास थी कि उसका संवैधानिक विकास अंग्रेजों द्वारा कैसे किया गया था, उसमें क्या क्या एक्ट बनाए गए थे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि भारत में जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसराय रहे हैं उनके बारे में बात करना, और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। तो गवर्नर जनरल, उसका सन और उसके द्वारा क्या क्या काम किए गए थे, ये दो तीन फैक्ट हैं। और निश्चित रूप से इसमें 2 से 3 क्लास लगेगी हमारी, इसलिए लगेगी कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन निश्चित रूप से वाइसराय और इससे तो आते ही हैं, लेकिन इनके द्वारा किए गए जो काम है ना, वो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, और निश्चित रूप से बहुत अच्छे फैक्ट इसमें है। और इवन हिस्ट्री का जो मेन पार्ट है वो इसमें कवर हो जाएगा। मतलब जब हम ये पढ़कर समाप्त कर चुके होंगे तब तक आपको ऐसा लगेगा कि हमने आधुनिक इतिहास जो है उसको लगभग खत्म सा कर लिया है, उसके बाद हमारे पास ज्यादा मटेरियल बचेगा नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले इनको चयन किया है कि जब हम ये पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो मुझे बताने में हर्ष यही हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग इन वाइसराय, इस गवर्नर और इनके द्वारा किए गए काम के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, ये एकदम से इनको यूं याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बीच बीच में वो बताते जाऊंगा। आप अगर आपको ईयर या उनका क्रम याद ना भी रहे तो ऐसी कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार, 2 बार और 3 बार इनको पढ़ोगे तो निश्चित रूप से इनका क्रम भी याद रहेगा और इनका ईयर भी याद रहेगा। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय है नहीं। तो जब आधुनिक इतिहास स्टार्ट हुआ था उस समय जब मैंने चीजें बताई थी, तो अंग्रेजों ने जब भारत पर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद यहाँ पर जो बंगाल के क्षेत्र में उन्होंने राज किया था, तो पहली बार बंगाल में उन्होंने लॉर्ड क्लाइव जो व्यक्ति था उसको गवर्नर बनाया था। ठीक है, 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ तो 1760 तक बंगाल का जो गवर्नर बना था वो बना था लॉर्ड क्लाइव, और उसी के अधीन वहां पर मीर जाफर जो था वो वहां का नवाब था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो इसका आंसर ये है कि बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो लॉर्ड क्लाइव था। अब देखो यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सिर्फ गवर्नर, कोशिश करना गवर्नर जनरल अलग आएगा और गवर्नर अलग है, इसलिए बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव सन 1757 से लेकर सन 1760 तक। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव। और यही क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। ये दोनों क्वेश्चन दोनों अलग अलग है और दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, हम ज्यादातर लॉर्ड क्लाइव को ही नाम सुना है या फिर हमने वारेन हेस्टिंग्स का ही नाम सुना, तो हम जैसे आंसर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हम तुरंत क्या करते हैं, उसमें आंसर को लगा देते हैं। तो समझने की कोशिश करना उस क्वेश्चन को, जब कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर पूछा गया तो लॉर्ड क्लाइव है। जी अंजुम मैम कुछ बोल सकते? हेलो सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? सर क्लियर नहीं आ रही, मतलब कट के आ रही। अच्छा अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? यार आज सेटिंग तो बहुत अच्छी है, फिर भी इसके प्रॉब्लम आ रही है। देखो अगर नहीं आए तो मुझे फिर से बताना, हो सकता है मैं स्लो बोल रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल और उनके द्वारा किए गए वर्क। तो देखो सबसे पहले मैंने 3 कॉलम में इनको बनाया है। पहला तो वर्ष, अब आवाज आ रही है। दूसरा गवर्नर जनरल और वाइसराय, इसको वाइसराय अभी तक हम नहीं लिखेंगे जब तक कि 1858 नहीं आएगा। ठीक है, और इनके द्वारा किए गए मुख्य कार्य, ये 3 चीजों पर हम लोग इनके चार्ट को देखेंगे। इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा,
निश्चित रूप से कल की पीडीएफ मैंने शायद परसों ही भेज दी थी, इसलिए मैंने कल पीडीएफ नहीं भेजी थी आपको, जितने भी एक्ट थे उनके बारे में। तो देखो सन 1757 से लेकर 60 तक बंगाल का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड क्लाइव। इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव। द्वैध शासन के बारे में मैंने थोड़ा सा कल बताया था आपको कि इसको दोहरा शासन बोला जाता है। तो बंगाल में द्वैध शासन शुरू करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सबसे पहले द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ था और कब हुआ था। तो सन 1760 के आसपास बंगाल में सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन शुरू किया था, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, लॉर्ड क्लाइव के समय प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, दो युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। बार बार चीजें वही रिपीट होगी, आप ये ना सोचे कि बार बार चीजें वही आ रही, क्योंकि हम जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो बार बार रिलेटेड एक जो घटना है वो दूसरी घटना से रिलेटेड है, इसलिए आप बार बार उस चीज को सुन के ऐसे आदी हो जाएंगे कि आपको आसानी से चीजें याद भी होने लगेगी। उसका फायदा यह रहता है। तो बंगाल का द्वैध शासन पहली बार प्लासी और बक्सर का युद्ध जो था वो लॉर्ड क्लाइव के समय लड़ा गया था, और एक अंग्रेज था एमंड बर्ग करके, ठीक है। एमंड बर्ग करके एक व्यक्ति था, उसने क्लाइव को यह बोला था कि यह भारत में बड़ी बड़ी नींव रखने वाला व्यक्ति है। यहाँ से कोटेशन ये आता है कि लॉर्ड क्लाइव को किसने बड़ी बड़ी नींव रखने वाला बोला था, तो एमंड बर्ग करके एक अंग्रेज था, उसने ऐसा बोला था। क्यों? क्योंकि उसने प्लासी और बक्सर के युद्ध जिताए थे और बंगाल पर अंग्रेजों को क्या किया था, सत्ता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, या राजनीतिक सत्ता देने के लिए मतलब अग्रेसित किया था। इसलिए एमंड बर्ग ने लॉर्ड क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला व्यक्ति कहा था। तो क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि किस व्यक्ति ने लॉर्ड क्लाइव को भारत में बड़ी बड़ी नींव रखने वाला व्यक्ति कहा था, तो एमंड बर्ग। ये तीन फैक्ट है इसके, याद रखिएगा। पहला बंगाल में द्वैध शासन, दूसरा प्लासी का बक्सर युद्ध, और एमंड बर्ग ने कहा क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला। दूसरा आता है यहाँ पर, देखो पहला व्यक्ति हो गया लॉर्ड क्लाइव, दूसरा व्यक्ति आता है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो रहता है, इसका जो समय रहता है वो सन 1772 से लेकर 82 तक रहता है, 85 तक, सॉरी, मतलब लगभग ये 13 साल तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। और वारेन हेस्टिंग्स जब बनता है 72 में, तो उसके समय एक एक्ट आता है जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये भारत के संवैधानिक विकास की पहली नींव रखने वाला एक्ट था, ठीक है। और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला एक्ट था, और इसी एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर रहता था उसको गवर्नर जनरल बोला गया था। और इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि गवर्नर किसको बोला है, लॉर्ड क्लाइव को बोला है, और गवर्नर जनरल किसको बोला है, वारेन हेस्टिंग्स को बोला है। तो दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, प्रथम है। गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव प्रथम है बंगाल का, और गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स प्रथम है अपनी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना 1772 से 1785 तक जो व्यक्ति था जिसे हम वारेन हेस्टिंग्स के नाम से जानते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के समय बहुत सारे काम हुए, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे। उसका पहला काम था सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे प्रावधान थे, आगे इसमें आ रहे हैं। दूसरा, ये बंगाल का पहला प्रथम गवर्नर जनरल साथ ही बंगाल में जो लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन शुरू किया था, इस व्यक्ति ने 1773 के एक्ट में उसको समाप्त किया, ठीक है। तो द्वैध शासन की समाप्ति किसने की, इसी की जस्ट बाद बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। अगला फैक्ट इसमें है कि मैंने आपको जब पहले दिन शुरुआत की थी तो उसमें मैंने अंग्रेजों की प्रशासनिक और जो शुरुआत आधुनिक भारत की थी उसमें एक घेरे की नीति का एक कॉन्सेप्ट आया था। और घेरे की नीति का कॉन्सेप्ट ये है कि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, अपने आसपास की जो भारतीय रियासत थी उनकी घेरने की प्लानिंग बनाई थी, किस प्रकार से इनको घेरा जाए। तो ये घेरे की नीति का जनक कहा जाता है इसको। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि घेरे की नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को घेरे की नीति का जनक कहा जाता है। घेरे का मतलब होता है घेरना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से यही आता है। तो घेरे की नीति का जनक किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। फिर सन 1784 में एक एक्ट आया था जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। सन 1784 में
पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और ये पिट्स इंडिया एक्ट ऐसा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था उस एक्ट में कुछ संशोधन करना थे, उस संशोधन के एवज में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब बना, तो 1784 में बना, ठीक है, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो एक क्वेश्चन इसमें से याद रखना। फिर दूसरा याद रखना कि वारेन हेस्टिंग्स के समय एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था, जो कि 1772 में किया गया था। राजस्व बोर्ड मतलब राजस्व कलेक्शन करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, उस बोर्ड का गठन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही हुआ था, ठीक है। तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखना। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, हम लोगों ने जब हम एक्ट पढ़ रहे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें भी मैंने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले जो न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्फ्रे थे। तो वो इसी एक्ट की बात है, और इसी वारेन हेस्टिंग्स के समय ये बात आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, साथ ही साथ वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। फौजदारी मामले अलग होते हैं, दीवानी मामले अलग होते हैं। जितने भी मतलब अपराध होते हैं, जो भी आपराधिक गतिविधियां होती है, वो सब फौजदारी मामले में आते हैं, जबकि जितने भी घरेलू झगड़े होते हैं वो सब दीवानी मामले में आते हैं। याद रखिए, घरेलू झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, वो सारे झगड़े जो आते हैं वो सब अलग अलग डिवाइड। तो घरेलू झगड़े जो होते हैं उसको सुलझाने का काम कलेक्टर के कार्यालय से ही हो जाता है, जबकि आपराधिक मामले की जो सुनवाई होती है वो सब कोर्ट के माध्यम से होती है। जिला कोर्ट होती है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके लिए हाई कोर्ट होती है। तो प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति वो वारेन हेस्टिंग्स था। और आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इसी के समय की गई थी। साथ ही यहां से याद रखना, हाँ, ये सारे के सारे फैक्ट इसमें है। तो देखो वारेन हेस्टिंग्स के क्या क्या क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग्स के क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। दूसरा, इसमें सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जो कि भारत का पहला एक्ट था। फिर जो क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था उसको समाप्त कर दिया था। साथ ही कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी मामले की स्थापना, अदालत की स्थापना हुई थी। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी इसी के समय की गई थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखना। घेरे की नीति का जनक इसे कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, और राजस्व बोर्ड का गठन 1772 में इसके द्वारा किया गया था। क्लियर आवाज आ रही है या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो प्लीज एक बार बताइए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर आवाज तो आ रही है। द्वैत शासन क्या होता है? द्वैत शासन में ऐसा होता है कि दो तरीके के शासन चलते हैं। मान लो कि आज आप उज्जैन में हैं, तो उज्जैन का जो शासन है, एक शासन यहाँ चल रहा है, दूसरा एक मध्य प्रदेश के भोपाल से चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के शासन क्या करेगा कि उज्जैन वालों को एक सत्ता सौंप दी, जैसे कि आप अपने निर्णय खुद ले, लेकिन उस निर्णय में अंतिम मोहर जो लगेगी वो भोपाल से लगेगी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि दो प्रकार का शासन, आपको स्वतंत्रता तो दी शासन करने की, लेकिन अंतिम निर्णय की जो बात की गई, वो बात की गई है कि उसका अंतिम जो निर्णय करता रहेगा वो वायसराय या गवर्नर जनरल रहता था। इसको कहा जाता था द्वैत शासन। और द्वैत शासन 1919 के एक्ट में मैंने आपको कल बताया भी था कि 1919 के एक्ट में प्रांत में इसको लागू किया गया था, और वो इसलिए लागू किया गया था कि प्रांतों को वायसराय या गवर्नर जनरल के अधीन रखा जा सके। कुल मिला के ये है कि वो अपने को अधिकार दे रहे हैं भारतीयों को कि आप लोग क्या करो, आपके खुद के अधिकारों का प्रयोग करो। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि वो ही अधिकारों का प्रयोग करोगे, जैसे शिक्षा का क्षेत्र आपको दे दिया, स्वास्थ्य का क्षेत्र आपको दे दिया। कुछ विषय ऐसे रहते थे जिन्हें हम हस्तांतरित विषय कहते थे, वो विषय दे दिए जाते थे भारतीयों को, या जहाँ पे भारतीय रियासत थी वहाँ। और जो मुख्य विषय रहते थे वो गवर्नर जनरल अपने पास रखता था। तो दो प्रकार का शासन हुआ, कुल मिला के इसको दोहरा शासन बोला गया है। और ये दोहरा शासन ऐसा था कि अंग्रेजों की एक रणनीति थी कि भारतीयों को ऐसा भी नहीं लगे कि हम इनको सत्ता नहीं दे रहे और हमारा काम भी हो जाए, इसको दोहरा शासन कहा जाता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक घर का हमारा शासन चलता है और एक सरकार चलती है। तो सरकार ने हमको स्वतंत्रता तो कर रखा है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेती है? सरकार लेती है। ठीक है, हमको उन्होंने बोल दिया आप ये कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन कर तो हमसे ले रही है। तो दोहरा शासन इस प्रकार से होता है कि इसको
द्वैत शासन एक नाम दिया गया है और दो प्रकार का शासन होता है, मतलब सरकारें दो प्रकार की होती है, एक स्थानीय लेवल पर होती है और एक मुख्य सरकार होती है। अंतिम निर्णय जो करती है वो मुख्य सरकार जो रहती है वो करती है, अर्थात यहाँ पर वाइसराय और गवर्नर जनरल जो रहते थे वो क्या करते थे, इस पर निर्णय करते थे। इसी को दोहरा शासन कहा गया। और भी अगर इसका होगा तो ये हम जब इनके और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस समय इसको आपको क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है सोफिया मैम, हम आगे बढ़े। ठीक है सर। ओके, ये तो हो गई आपकी वारेन हेस्टिंग्स की बात। अब आते हैं हम, ये देखो 1757 से 60 तक रहा था लॉर्ड क्लाइव और 1772 से 85 तक रहा था वारेन हेस्टिंग्स। अब आप ये कहोगे कि इस बीच में 12 साल क्या हुआ, तो इस 12 साल में ये बात ध्यान रखना कि 3-4 लोग थे जो इसके गवर्नर जनरल बने, लेकिन वो 1-1, 2-2 साल के लिए बने थे। इवन मैं ये कहूंगा कि 65 तक तो लॉर्ड क्लाइव ही था, 65 तक। उसके बाद 5-6 साल तक के लिए इन्होंने 4 व्यक्ति बदले थे 1-1 साल में, तो उनका जिक्र कभी एग्जाम में नहीं आया है, इसलिए हमको पढ़ना नहीं रहते हैं। इसलिए आप इस गैप को ये मत मानिए कि सर ने ये नहीं बताया। इवन 65 तक लॉर्ड क्लाइव रहता है, लेकिन एक्चुअली जो कार्यकाल उसका 57 से 60 तक है। उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है भ्रष्टाचार का और लॉर्ड क्लाइव को इंग्लैंड बुला लिया जाता है, फिर यहाँ से दूसरे व्यक्ति को भेज दिया जाता है। लेकिन 65 में ये फिर आ जाता है, ऐसा इसकी कहानी है। लेकिन हमको उससे अभी एग्जाम के पर्पज से ज्यादा मतलब नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो ये है 72 से 85 तक वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं और उसके सारे काम है। अब 85 के बाद 72 से 85 के बाद बनता है यहाँ पर 93 तक कार्नवालिस। 1785 से लेकर 93 तक बनता है कार्नवालिस। और कार्नवालिस के काम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कार्नवालिस ने एक कार्नवालिस कोड की स्थापना की थी। कोड बोले तो संहिता, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इस कोड की बात नहीं है, कोड है ये। कोड का मतलब होता है एक तरीके से आर्टिकल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। कोड का मतलब होता है एक आर्टिकल। तो कार्नवालिस कोड लेके आया था सबसे पहले। कार्नवालिस जो भारत बंगाल का गवर्नर बना था, बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, याद रखिएगा। इसने क्या किया था, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित एक कार्नवालिस कोड लाया था। और शक्ति पृथक्करण होता क्या है? शक्ति पृथक्करण ये होता है कि कार्यपालिका का काम है वो कार्यपालिका करेगी और न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका करेगी। इसको बोला शक्ति पृथक्करण। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में देखने को मिलता है। आप देखिएगा उसमें अनुच्छेद 50 ये बोलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। नितिन आप कुछ बोल रहे थे, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। ओके, कार्नवालिस कोड याद रखना। कार्नवालिस कोड किस चीज पर आधारित था? कार्नवालिस कोड जो था वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करेगी और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करेगी। और ये कोड लाने वाला कार्नवालिस पहला व्यक्ति था। और इसका इफेक्ट अगर आप देखो तो जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसके अनुच्छेद 50 में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिखता है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका 50-50% के रूप में उसमें बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कार्नवालिस कोड कौन लेकर आया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कार्नवालिस कोड लेकर आया था। फिर अगला है सिविल सेवा का जनक। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम, बहुत महत्वपूर्ण है फैक्ट। जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उस तैयारी की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो कार्नवालिस ने की थी। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इन दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस, प्रतियोगी परीक्षा का जनक लॉर्ड डलहौजी। सिविल सेवा का जनक इसको इसलिए कहा जाता है कि यह सिविल सेवा का कॉन्सेप्ट भारत में लेकर आया था, चूंकि इंग्लैंड में चलता था तो इसको जनक कहा गया। लेकिन परीक्षा करवाने वाला पहला व्यक्ति जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो दोनों में अंतर है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। दूसरा, जितने भी हम थाने देख रहे हैं आज, पुलिस थाने, उस पुलिस थानों की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? कार्नवालिस था। थानों की स्थापना कब हुई? तो कार्नवालिस के शासनकाल में हुई। तो ये भी याद रखना कि भारत में पहली बार थानों की स्थापना कब की गई थी? तो बंगाल में की गई थी, लॉर्ड कार्नवालिस के समय की गई थी। गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके समय की गई थी। तो थानों की स्थापना का क्वेश्चन अगर आए तो याद रखिएगा कार्नवालिस के द्वारा बंगाल में शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पहली बार थानों की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो पहली बार
थानों की स्थापना कार्नवालिस शासनकाल में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन ये है स्थायी बंदोबस्त और रेवतवाड़ी प्रथा। ये मैं इसको अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा और अलग से क्लास लूंगा इसकी। स्थायी बंदोबस्त, रेवतवाड़ी, महालवाड़ी और बहुत सारे इसमें इदमत खार वगैरह बहुत सारी चीजें आती है। 3 कठिया पद्धति, ये सबके सब हम इसमें पढ़ेंगे। जो आर्थिक व्यवस्था है गवर्नर की, मतलब अंग्रेजों की, उसमें हम पढ़ेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस लेकर आया था और कार्नवालिस को सजेस्ट करने वाला जो व्यक्ति था वो था जॉन सोर। याद रखिएगा, जॉन सोर, जो कि अगला गवर्नर जनरल भी बनता है। जॉन सोर ने सजेस्ट किया था कि आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया था। और स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या होता था कि जो जमींदार होता था उसको राजस्व कलेक्शन करने का अधिकार दिया था। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कितना था कितना नहीं था, लेकिन आप अभी इतना याद रखना कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो कार्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू किया गया था और उसकी नींव रखने वाला जो व्यक्ति था वो जॉन सोर था। मतलब सजेस्ट करने वाला व्यक्ति कौन था? देखो, एक सरकार विधेयक बनाती है, लेकिन उस विधेयक को लाने वाला या उसका विचार रखने वाला व्यक्ति जो रहता है ना, उसका नाम भी आता है। मान लो जैसे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम आया, 2005 में आया आरटीआई। उस सूचना के अधिकार अधिनियम को लेके तो गवर्नमेंट आई है 2005 में, लेकिन उसका विचार रखने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल थे। याद रखिएगा, इसलिए उनको एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं, जिसे हम रेमन मैग्सेस पुरस्कार, वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आता उसका नाम भी आता है और सरकार उसको लेकर आती। तो ये तो सरकार था कार्नवालिस, लेकिन उसको लाने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन सोर। तो जॉन सोर स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था 1793 में। और ये स्थायी बंदोबस्त क्या था इसके बारे में हम डिटेल भी जानेंगे। एक व्यवस्था है रेयतवाड़ी प्रथा, और रेयतवाड़ी प्रथा 1792 में ही आ गई थी और इसको लाने वाला व्यक्ति था कर्नल क्रीड, लेकिन ये आई किसके थे? कार्नवालिस के शासनकाल में। तो फैक्ट यहाँ से आता है स्थायी बंदोबस्त किसके समय आया या कौन लेकर आया था? तो कार्नवालिस लेकर आया था। उसका विचार किसने रखा था? तो जॉन सोर ने रखा था। ऐसे रेयतवाड़ी प्रथा कब आई थी? 1792 में आई थी। इसमें सन ज्यादा पूछा जाता है। तो ये कार्नवालिस का शासनकाल है। अगला शासनकाल आता है जो जॉन सोर स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था, उसी व्यक्ति को बाद में स्थायी यहाँ पर क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। बोले आप इतनी अच्छी व्यवस्था लाए तो हम आपको क्या बना दे? यहाँ पर गवर्नर जनरल बना दे। तो 93 के बाद ये बनता है 93 से लेकर 98 तक। ठीक है, 1793 से लेकर 98 तक 5 साल तक जॉन सोर को रखा जाता है। और जॉन सोर ने क्या क्या तीर मारे, देखो मैं बताता हूँ आपको। चार्टर एक्ट आया 1793 में, तो इसके समय आया था। 1793 में चार्टर एक्ट जो है, मैंने बोला था 2-3 एक्ट जो है उनको चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें 1793 का चार्टर एक्ट, एक तो ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि चार्टर एक्ट 1793 किसके शासनकाल में आया था? तो सर जॉन सोर के शासनकाल में आया था। फिर दूसरा याद रखना, जॉन सोर थोड़ा उदारवादी व्यक्ति था। ये भारतीयों के प्रति थोड़ा उदार था। भारतीय रियासतें जो थी ना, उनके प्रति भी उदार था। इसको ऐसा लगा कि मुझे अपने राज करने से मतलब है, क्या करना है इन लोगों से, ये अपना काम कर रहे हैं। तो इसने नीति अपनाई थी जिसे देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति कहते हैं, कि मुझे आपकी रियासतों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना। इसको बोला जाता है हस्तक्षेप की नीति, कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो देशी रियासतों के प्रति पहली बार हस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी बंगाल के? तो सर जॉन सोर ने ये बोला था तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। और उसी का फायदा भारतीय रियासतों ने फिर उठाना शुरू किया था। लेकिन बाद में जो व्यक्ति आता वो तो बहुत ही खराब आता है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1793 इसके शासनकाल में आया। देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला व्यक्ति जो था सर जॉन सोर था। और इसके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, इसने नहीं लड़ा था, वो युद्ध हुआ था निजाम और मराठा के मध्य 1795 में, जिसे खुर्दा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, खुर्दा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो निजाम वर्सेस मराठाओं के मध्य हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ? तो सर जॉन सोर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1793 से 98 तक रहता है सर जॉन सोर। अब उसके बाद होता क्या है कि ये भाई साहब भारतीयों के प्रति अच्छा रवैया अपनाते हैं, तो इनको भगा दिया जाता है जल्दी। तो फिर बाद में आता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम लॉर्ड डलहौजी के नाम से, वेलेस्ली के नाम से जानते हैं। तो 1798 से लेकर 1805 तक अंग्रेजों ने लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का क्या बनाया? गवर्नर जनरल बनाया। तो चौथे नंबर पर कौन आता? गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली। और वेलेस्ली की सहायक संधि तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, और नहीं सुनी तो याद रखिएगा, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लाने वाला व्यक्ति यही था कि दोस्त बनाओ और धोखा दो।
ठीक है, ऐसा होता है, दोस्त बना लो पहले फिर धोखा दे दो। तो ये व्यक्ति वही है लॉर्ड वेलेस्ली, जिसे हम सहायक संधि के रूप में जानते हैं। सहायता कर रहे हैं आपकी, लेकिन जब मौका लगेगा तो हम आपको हमारे पास मिला लेंगे। तो 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली रहा, और इसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो है सहायक संधि। सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लाने वाला जो व्यक्ति था भारत में वो लॉर्ड वेलेस्ली था। और वेलेस्ली सहायक संधि के रूप में क्या करता था, भारतीय रियासतों को अपनी अंग्रेजी सैनिकों की टुकड़ी सहायता करने के लिए दे देता था, लेकिन जैसे ही उस राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उस राज को अपने इसमें मिला लिया जाता था, उसके वंशजों को, या वहां पर अगर उसका कोई अगला वंशज नहीं है या उसका अगला प्रतिनिधि नहीं है तो गोद लेने की व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दी थी। तो वेलेस्ली का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि पहले तो भारतीय रियासतों को सहायता दे दो, और सहायता क्या देते थे वो कि जब भी वो कहीं युद्ध लड़ेंगे तो हमारी तरफ से जो सैनिक टुकड़ी आपको सहायता दी आपकी तरफ से युद्ध लड़ेगी। अब उस युद्ध में जो भी वो हार जीत, लेकिन उसको क्या करते थे, उस राज्य को फिर अपने इसमें मिला लेते थे। तो इसको बोला जाता है कि सहायता करके धोखा करना। तो सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली की प्रसिद्ध है, और इसी संधि के तहत इसने मैसूर, उसके बाद अवध, इलाहाबाद, ठीक है, झांसी, इन सबको मिलाया था वेलेस्ली ने। ठीक है, याद रखिएगा वेलेस्ली ने। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन याद है कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, जो टीपू सुल्तान ने लड़ा था मैसूर तरफ से, और उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है उसी समय मैसूर को सहायक संधि के तहत ये क्या करता है, वेलेस्ली अपने शासन में बंगाल में मिला लेता है। तो इसीलिए मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु इसलिए होती है कि उस पर सहायक संधि थोप दी जाती है, और सहायक संधि थोप दी जाती है तो वो उसको पचा नहीं पाते हैं, और इस प्रकार से चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, और इसी युद्ध के अंत भी हो जाता है और मैसूर बंगाल के अधीन हो जाता है। फिर कोलकाता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी 1805 में, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1803 में। 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज। अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है तो कॉलेज ही वो, लेकिन ये भाई साहब वेलेस्ली साहब इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए करना चाहते थे कि जो कंपनी के अधिकारी लोग थे जो उसके अधीन काम करते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसे हम फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जानते हैं। भारतीयों के लिए नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, ये किया था अंग्रेजी जो ब्रिटिश कंपनीज के जो लोग थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन बाद में ये प्रसिद्ध हो गया शिक्षा के लिए। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय हुई तो वेलेस्ली के समय हुई। और इस फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या होता था तो प्रशिक्षण दिया जाता था, किसको, ये दिया जाता था अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी के जो लोग थे उनको। ठीक है, आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ रही आवाज? जी सर, आ रही है आवाज। ओके, अगला फैक्ट है ऐसे ही लॉर्ड वेलेस्ली के शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति लॉर्ड वेलेस्ली था। तो एक काम तो बहुत अच्छा किया था इन्होंने। क्या होता था कि पहले बलि दी जाती थी और वो बच्चों की बलि दी जाती थी। आज भी कहीं कहीं हो जाता है लोग जो मतलब एक तरीके से जब ज्यादा कर्मकांड में भाग ले लेते हैं या उसको विश्वास करते हैं तो शिशु की हत्या तक कर देते लोग। तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था इसने 1803 में, याद रखिएगा। मतलब ये बहुत अच्छा काम किया था ये, क्योंकि ये भारतीय परंपराओं में, रीति रिवाजों में एक कुरीति थी, उस कुरीति को इसने मिटाया। तो ये याद रखना, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति कौन था तो लॉर्ड वेलेस्ली था। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, देखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली था तो मराठाओं की तरफ से बाजीराव द्वितीय था। तो बाजीराव द्वितीय ने 1802-1803 में इस युद्ध को लड़ा था, और इस युद्ध के तहत जब युद्ध में वो हार जाते हैं बाजीराव द्वितीय, तो एक संधि होती है जिसे हम बसीम की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैं आपको संधि बता चुका हूँ जब मराठा युद्ध हम लोगों ने पढ़ा था, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बसीम की संधि किसके समय हुई, लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि 4-5 हम लोगों ने वाइसराय गवर्नर जनरल पढ़े हैं। वैसे एक दिन में समाप्त नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे हैं और भी है अभी। तो अभी तक इसमें कोई समस्या, सबसे पहला लॉर्ड क्लाइव, और लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था ना कि गवर्नर जनरल, एक फैक्ट तो ये याद रखो। दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था
वो भी बंगाल का था, गवर्नर जो लॉर्ड क्लाइव था वो भी बंगाल का था। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें जो है इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। अगला जो फैक्ट आता है 1800 लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का नाम रहता है जॉर्ज बालो। ठीक है, अच्छा नाम है, वैसे आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जॉर्ज बालो। ठीक है, ये रहता है 1805 तक रहता है वेलेस्ली। तो 1805 से 7 तक एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सर जॉर्ज बालो। ठीक है, याद रख लेना इसको, तो अच्छा नाम है जॉर्ज बालो। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया। ये व्यक्ति भी अब अच्छा व्यक्ति था, ये भी जॉन सोर के कदम पे चला। इसने भी क्या किया, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। तो ये याद रखना, जॉर्ज बार्लो का 2 साल के लिए रहता है सर जॉर्ज बार्लो, जिसने अहस्तक्षेप की नीति का क्या किया था, पालन किया था। अहस्तक्षेप की नीति का कठोरता से पालन किया, अर्थात जो जॉन सोर ने किया था अंग्रेजों की रियासतों के प्रति कि हम अंग्रेजों की मतलब भारतीय रियासतों के प्रति कोई ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो इसने भी उसी का पालन किया। और दूसरा है एक वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1806 वेल्लोर का सिपाही विद्रोह वो विद्रोह है जिसने 1857 की क्रांति का आगाज करने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। आप सोचिए 1806 में विद्रोह हुआ था जिसके विरुद्ध भारतीय सिपाही जो थे वो अंग्रेजों से खुन्नस खाए हुए थे, जिसका परिणाम 1857 में जाके मंगल पांडे निकालता। ठीक है, क्योंकि यही टीस थी उनके यहाँ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया था भारतीयों को, अंग्रेजों ने। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कौन सा था, कब हुआ था, तो 1806 में हुआ था। किसके समय हुआ था, तो जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। और इस विद्रोह में क्या हुआ था, कई भारतीय सिपाहियों को मार दिया गया था। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो इस वेल्लोर विद्रोह से ही मानी जाती है। मतलब यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहां से भारतीय सैनिक जो थे, मतलब पुलिस जो थे, उनके मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजी सिपाहियों के प्रति क्या था, एक खुन्नस थी, जो जाके कहाँ निकलती है, वो 1857 की क्रांति में। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह क्वेश्चन ये आता है कब हुआ था, तो 1806 में हुआ था। तो एक फैक्ट ये याद रखना है यहाँ से। अगला फैक्ट ये है, मतलब अगला व्यक्ति जो आता है इसके इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति का पालन और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। अगला आता है 1807 से लेकर 1813, 1807 से लेकर 1813 तक जो व्यक्ति आता है उसमें उसका नाम रहता है लॉर्ड मिंटो, उसका नाम रहता है लॉर्ड मिंटो, और इसको प्रथम भी कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसको क्या कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। देखो लॉर्ड मिंटो प्रथम साहब ने क्या किया, ये याद रखिएगा। 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है, और इनके द्वारा जो तीर मारे गए उसमें सबसे पहले तो ये याद रखना अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि, और अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, याद रखना। और अमृतसर की जो संधि हुई थी ना, राजा रणजीत सिंह जो था, जो कि पंजाब के शासक थे, उनके मध्य हुई थी, अंग्रेजों को उनके मध्य, कि जब अंग्रेजों ने बंगाल, कर्नाटक, मराठा इन सबको हराने के बाद अंग्रेजों की जो मतलब एक तरीके से महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ गई थी, तो वो उत्तर भारत की ओर चले गए। तो पंजाब में शासन करते थे राजा रणजीत सिंह, उनके मध्य एक संधि हुई थी जिसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज वर्सेस राजा रणजीत सिंह। तो राजा रणजीत सिंह के मध्य यह संधि हुई थी। इस संधि के तहत क्या हुआ था कि जो चिनाब नदी थी, उस नदी का निचला भाग अंग्रेजों को दे दिया और ऊपरी भाग लाहौर वगैरह का जो था वो राजा रणजीत सिंह ने अपने पास रख लिया था। ऐसा इसमें संधि के तहत तय हुआ था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से लॉर्ड मिंटो प्रथम का याद रखना, अमृतसर की संधि कब हुई, 1809 में। क्वेश्चन अलग से आता है, अमृतसर की संधि कब हुई, 1809 में हुई। किसके मध्य हुई, अंग्रेज वर्सेस राजा रणजीत सिंह, पंजाब के सरदार राजा रणजीत सिंह। अगला फैक्ट जो आता है वो आता है कि यहाँ पर इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो सर जॉन मेडकॉफ, ये याद रखना। अंग्रेजों की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था,
तो मेटकॉफ ने किया था, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ बोलते हैं उसको, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। कि इस अमृतसर की संधि में राजा रणजीत सिंह वर्सेस चार्ल्स मेटकॉफ, इन दोनों के मध्य क्या हुई थी, संधि हुई थी। लेकिन उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। अब इसी के समय लॉर्ड मिंटो के समय ऐसा हुआ कि इन्होंने अत्याचार बढ़ा दिया था, इनका जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो बढ़ाते जा रहे थे। तो जब वो बढ़ाते जा रहे थे तो ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में एक विद्रोह हो गया उसकी सरकार के खिलाफ। विद्रोह ऐसा हो गया था कि वहां के जो दूसरे व्यापारी लोग थे और वहां के ब्रिटेन की जो जनता थी, उन्होंने ये देखा कि ब्रिटेन का व्यक्ति भारत जाता है और वहां से गरीब आता है, यहाँ से अमीर बन के चले जाता है। तो ब्रिटेन की जनता ने ये वहां पर एक आंदोलन कर दिया कि व्यापार करने की अनुमति ब्रिटेन के हर व्यक्ति को दी जाए। तो वहां के लोगों की सरकार ने क्या कर दिया, जो कंपनी का एकाधिकार था ना 1813 में, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मैंने आपको 1813 का चार्टर एक्ट बताया, उस एक्ट में आप देखिएगा पहला फैक्ट यही है कि कंपनी की एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो एकाधिकार इसीलिए समाप्त किया था क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने क्या कर दिया था, हंगामा कर दिया था कि यहाँ से गरीब बन के जाते हैं और अमीर होके आ जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी व्यापार करने जाएं। तो व्यापार करने जाए तो उन्होंने कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया और बाहर बहुत सारे लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए भेज दिए। हर ब्रिटेनियन को भेज दिया, हर ब्रिटिश व्यक्ति को बोल दिया कि तुम सब जा सकते हो, और इसीलिए कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो 1813 में लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय ही कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कंपनी के। तो 3 फैक्ट इसमें है लॉर्ड मिंटो के। इसमें अमृतसर की संधि 1809, सर चार्ल्स मेटकॉफ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, ठीक है, ये याद रखना, कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। वैसे कहा जाता है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, ये भी तो इसी के समय आया था, जब भी तो कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। और इस चार्टर एक्ट की 2-3 बातें जो थी मैंने आपको कल बताई थी कि इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। इस चार्टर एक्ट के तहत चाइना से व्यापार करना और चीनी पर अधिकार सिर्फ कंपनी का रह गया था, बाकी सब समाप्त कर दिया था। साथ ही भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था और ईसाई मिशनरीज को भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। वो सब इस चार्टर एक्ट की बात है जो मैं आपको कल बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो भी इसी के समय हुई थी, लॉर्ड मिंटो के समय। लॉर्ड मिंटो प्रथम इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1909 का जो एक्ट बना था, जिसे हम 1909 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं, उसमें भी मार्ले मिंटो रहता है, तो वो मिंटो द्वितीय है, ठीक है, इसलिए इसको मिंटो प्रथम कहा गया है। अगला व्यक्ति आता है 1813 से लेकर 23 तक। 1813 से लेकर 23 तक जो व्यक्ति आता है उसका नाम रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो अब इस हेस्टिंग्स को हम क्या कह सकते हैं, द्वितीय। क्यों कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्रथम हम पढ़ चुके। प्रथम हमने पढ़ा था 1773 में वारेन हेस्टिंग्स, और यहाँ पर रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसको हम द्वितीय हेस्टिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है 1813 से 1823 तक आया था। इसके समय बहुत सारे बड़े बड़े काम भी हुए हैं, और इस व्यक्ति ने सबसे पहले तो याद रखना सांगोली की संधि। अब ये संधियां जो है ना, आप एक जगह लिख लेना, अगर होगा तो मैं अलग से इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी संधि आ जाएगी। सांगोली की संधि ये आएगी 1816, सांगोली की संधि। और सांगोली की संधि जो हुई थी ना, ये नेपाल के साथ हुई थी, ठीक है, याद रखना। जब नेपाल का इतिहास हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं ना, तो शुरुआत यहीं से होती है कि सांगोली की संधि किसके साथ हुई थी, तो अंग्रेज वर्सेस नेपाल के साथ हुई थी। कब हुई थी, 1816 में हुई थी। तो सांगोली की संधि बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सांगोली की संधि कब हुई थी, तो 1816 में हुई थी। किसके समय हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय के समय हुई थी। दूसरी, काश्तकार अधिनियम। काश्तकार अधिनियम इसी के समय आया। काश्तकार अधिनियम जो इसके समय आया था वो आया था 1822 में। काश्तकार अधिनियम जो आया था वो आया था 1822 में। काश्तकार अधिनियम या इसे हम कारखाना अधिनियम भी बोलते हैं। कारखाना अधिनियम द्वितीय बोलते हैं इसको, क्योंकि 1892 में पहला आया था, सॉरी 1792 में, ठीक है। तो काश्तकार अधिनियम में क्या है, जितने भी कारखानों में लोग काम करते थे उनके लिए काश्तकार अधिनियम पारित हुआ था। और इस काश्तकार अधिनियम के तहत क्या हुआ था, काम करने के लिए मतलब बनाया गया था। तो यहाँ से याद रखना कि काश्तकार अधिनियम किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय के शासनकाल में आया था 1822 में। तो एक फैक्ट ये आता है।
फिर एक फैक्ट ये आता है पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन ये याद रखना, 1818 से शुरू हुआ था तो 1822 तक चला था। पिंडारियों का दमन 1818 से शुरू हुआ था लेकिन ये चला 22 तक। तो आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का क्या नाम था? पिंडारियों का दमन जिसमें होता है, कोई बताएगा? पिंडारियों वीर है ना, क्या नाम रहता है? सर वीर ही था। वीर है ना। उस वीर मूवी में जो दिखाया गया है वो सब ये पिंडारियों का दमन जो है ना ये दिखाया गया है, ठीक है। तो उस मूवी को अगर नहीं देखा हो तो देख युति के समय। अगला फैक्ट इसमें ये है कि मराठा जो एक संधि हुई थी जिसे हम पुणे की संधि कहते हैं, पुणे की संधि 1818, मंदसौर की संधि 1818, ठीक है। उसके बाद नागपुर की संधि 1817। ये सारी की सारी जो संधियां होती है ये मराठा राज्य को मिलाने की शुरुआत थी, है ना, मतलब मराठा राज्य को मिला लिया था। और इस संधि के तहत, पुणे की संधि के तहत जो पेशवा का पद था उस पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। और पेशवा के पद को समाप्त कराने वाला व्यक्ति था बाजीराव द्वितीय। कौन व्यक्ति था? बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय ने ही पुणे की संधि के तहत क्या किया था? अंग्रेजों को अपना राजपाट सब दे दिया और यहां से पेशवा का जो पद था वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि पेशवा का पद किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय के समय शासनकाल में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 1818 में पुणे के संधि के तहत हुआ था। तो ये फैक्ट अभी इसमें थोड़ा सा याद रखना ये है। और वो अगला जो इसमें आता है, अगर आज हम क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, कल की जो क्लास रहेगी वो आगे के गवर्नर जनरल वाइसराय रहेंगे, किस प्रकार से इस गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया गया, किस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई, सारी चीजें इसमें आएगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आप पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, वैसे क्लास में बोलिएगा तो ज्यादा बेस्ट है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और जो तैयारी है आपकी उसको कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद, जय भारत।